हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। फटाफट हरियाणा में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरियाणा की तमाम छोटी बड़ी खबरों के बारे में। प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हैं, बस केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार है। मंत्री कंवरपाल ने कहा कि अगर आदेश मिल जाते हैं तो पहले 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, छोटी कक्षाओं को सबसे बाद में शुरू किया जाएगा। पेहोवा पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना के बहाने केंद्र और प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर सरकार पर नाकामी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना केसों में आए दिन हजारों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, उससे जाहिर है कि इस सप्ताह पूरे भारत में 40 लाख से ज्यादा आंकड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ ही कहा कि देखना यह भी है कि हरियाणा के भाजपा के मुख्यमंत्री या रसूखदार व्यक्ति को कोरोना होने पर मेदांता या अन्य महंगे अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है, जबकि गरीब लोगों को सरकारी अस्पताल या अन्य संस्थानों में भेजा जाता है। यह इस बात का सबूत है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज को लेकर मंत्री विधायकों में सुविधा को लेकर भय है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 68,218 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। एक दिन में कोरोना के 1,792 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें अब तक 721 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। एक दिन में पंचकुला में सबसे ज्यादा 216 मामले सामने आए, वहीं गुरुग्राम में 184, पानीपत में 142, फरीदाबाद में 152, करनाल में 130, कुरुक्षेत्र में 126 और हिसार में 114 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद के खेड़ी कला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव करने के नाम पर 3,000 रुपए मांग रहा है। जब इस मामले में विजय नाम के शिकायतकर्ता से बात की गई तो उसने बताया कि उसे किसी काम से हिमाचल जाना था, जिसके चलते उन्होंने 27 अगस्त को खेड़ी कला स्थित स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दिए। वहीं उन्हें जानकारी मिली कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जब पीड़ित ने रिपोर्ट को कंफर्म करवाने की बात कही तो कर्मचारी ने रिपोर्ट को नेगेटिव कराने के लिए 3,000 रुपए की मांग की। विजय ने पैसे देने से इनकार कर दिया और 28 अगस्त को दूसरे अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया, जहां उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। पूरे मामले को लेकर विजय प्रकाश का कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए। फिलहाल मामले की शिकायत गृह मंत्री अनिल विज, जिला उपायुक्त पाल यादव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भेज दी गई है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। बुलाचिका के कोविड केयर सेंटर में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को सुविधाएं देने के नाम पर अस्पताल प्रशासन सरकार को चूना लगा रहा है। मरीजों का आरोप है कि उन्हें किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। मरीजों के लिए कोविड सेंटर में पानी, बिजली और टॉयलेट की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। मरीजों को दिए जाने वाले खाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। साइबर सिटी में कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी कोरोना महामारी ने अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। मानेसर स्थित NSG में जब कोविड टेस्टिंग की गई तो उस जांच में 18 जवान पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण थे। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम 18 जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेट कर दिया है। इनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी टेस्टिंग की जा रही है। भोंडसी जेल में बंद कैदियों को भी कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लेना शुरू किया है। भोंडसी जेल में बंद कैदियों को जब कोविड टेस्टिंग उनकी की गई तो जांच में 16 ऐसे कैदी थे जिनमें कोरोना संक्रमण के
लक्षण थे। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम 16 कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेट कर दिया है। वहीं आपको ये बताएं कि अब 17 और नए कैदी भौंडसी जेल में पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 33 तक पहुंच चुका है। गुरुग्राम के सभी प्राइवेट अस्पतालों को 5 जोन में बांटा गया है, जिसके बाद सभी अस्पतालों को एंटीजन और एंटीबॉडीज टेस्ट करने की अनुमति दी जा रही है। इसमें से 4 जोन नगर निगम क्षेत्र में और 1 जोन ग्रामीण क्षेत्र में बनाया गया है। इसके लिए सभी अस्पतालों को ICMR पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले से ICMR पोर्टल पर रजिस्टर्ड अस्पताल और लैब को दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। फतेहाबाद से रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। आरोपी पिता लगातार 2 सालों से अपनी बेटी के साथ हैवानियत करता रहा। सूचना मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है आरोपी बाप, जो कि प्रवासी है और मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है, उसकी पत्नी की करीब 2 साल पहले मौत हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद उसे उसकी गंदी नजर अपनी बेटी पर पड़ी और उसने तमाम रिश्तों को ताक पर रखकर बेटी को हवस का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस मामले में पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए और उसके मेडिकल जांच करवाई जा रही है। आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ उस आरोपी से हो रही है। कैथल पुलिस लाइन क्वार्टर में रह रहे पुलिसकर्मी के 14 साल के बेटे ने घर में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घायल ने अस्पताल जाते वक्त बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बताया कि घायल के परिजन अंबाला गए हुए थे। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि उसने खुद को गोली क्यों मारी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। अंबाला के बिजली विभाग को इन दिनों किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों शहर में जगह जगह बिजली की तारें लटकी पड़ी हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी भी है और डर भी। लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में वो हर पल डर के साए में काटते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति नरेश विहार कॉलोनी में दिख रहा है, जहां बिजली के तारे लोगों के घरों के नीचे आसपास तक लटक रही हैं, जिससे कभी भी हादसा होने का खौफ है। लोगों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग से इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पानीपत के गांव फरीदपुर में मात्र 1500 रुपए के लेन देन के लिए महिला की जान चली गई। परिजनों ने बताया कि उन्हें डेयरी मालिक के दूध के पैसे देने थे, जिसके चलते डेयरी मालिक ने घर आकर उन पर हमला किया। मृतक महिला के बेटे जसवंत ने बताया कि मारपीट के दौरान धक्का मुक्की होने से उनकी मां को चोट लग गई और मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने परिजनों के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। दो महीने से बर्खास्त पीटीआई टीचर सड़क पर हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। करनाल के जिला सचिवालय में पीटीआई टीचर्स ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बर्खास्त हुए पीटीआई टीचर्स की मांग है कि 23 अगस्त को जो पीटीआई की परीक्षा हुई है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि हिसार में उनकी उत्तर कुंजी पहले ही बाहर आ गई थी। पीटीआई टीचर्स ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो परीक्षा रद्द करे। इसी को लेकर पीटीआई टीचर्स ने प्रशासनिक अधिकारियों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पीटीआई टीचरों का कहना है कि 3 सितंबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। बता दें कि बर्खास्त पीटीआई टीचर लगातार अपनी नौकरी बहाली को लेकर मांग पर अड़े हुए हैं।
गोहाना में बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने बुधवार को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक सोमवीर सांगवान का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि जींद में भरी पंचायत में उन्होंने अपना समर्थन पीटीआई टीचर्स को दिया था और एक हफ्ते में उन्हें बहाल करवाने का आश्वासन भी दिया था। साथ ही ऐसा न होने पर अपना समर्थन सरकार से वापस लेने की बात कही थी। इस दौरान पीटीआई टीचरों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विधायक ने हमारा समर्थन नहीं किया तो प्रदेश भर में इसका विरोध किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि उन्हें दुख है कि आज 2000 परिवार रोड पर घूम रहे हैं। मेरा इस्तीफा देने से आपकी नौकरी बचती है तो अभी इस्तीफा देने को तैयार है। सिरसा में उपायुक्त रमेश चंद्र ने बारिश से खराब हुई नरमा और कपास की फसल का जायजा लिया। इस दौरान विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। उपायुक्त ने दड़बा कला गांव, नाथुसरी कला, नहराना और माखोस रानी गांव पहुंचकर प्रभावित फसल का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। इस मौके पर किसानों ने मुआवजा देने की मांग की। उपायुक्त ने किसानों से कहा कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन उनके साथ है। फतेहाबाद में बोई गई कपास की फसल इस बार लगभग तबाह हो चुकी है। जिला फतेहाबाद में इस बार 72,600 हेक्टेयर में कपास फसल की बिजाई की गई थी। इस बार कपास की फसल में जबरदस्त उखेड़ा रोग की समस्या है, जिससे किसान तबाही की कगार पर पहुंच गया है। कालावली उपमंडल के किसानों की ओर से सरकार से गुहार लगाई गई है। उनकी नरमा और कपास की फसल हुई जो नष्ट हुई है उसका मुआवजा जल्द दिया जाए। किसानों की मांग है कि सरकार की ओर से स्पेशल गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक तो वो कोरोना महामारी के चलते पहले से परेशान है और दूसरा उनकी फसल नष्ट हो गई है। सिरसा के राजस्थान सीमा से लगते चोपटा क्षेत्र के गांवों कालावली के ओढ़ा सहित अन्य गांवों में नरमा और कपास की फसल अलग अलग बीमारियों की चपेट में आ गई है। करीब 80% फसल खराब हो गई है। किसान विशेष गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। पीड़ित किसान का कहना है कि प्रकृति की मार के कारण नरमे की फसल बर्बाद हो गई है। फसलें बर्बाद होने से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। क्षेत्र के अधिकांश किसानों की नरमा कपास की फसल जल चुकी है। उकलाना के गांव बिटमड़ा, सूर्यवाला, किनाला और आसपास के गांवों सहित इलाके के कई गांवों में पहले सावन के महीने में अत्यधिक बारिश हुई कारण नरमे की फसलें खराब हो गई। किसानों का कहना है कि सरकार तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी करके किसानों को प्रति एकड़ 40,000 का मुआवजा दे। फरीदाबाद में किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 1995 में इनकी जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हुई, 98 में पूरी हुई। बाद में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग कोर्ट गए, जहां 19 में इनके पक्ष में फैसला सुना दिया गया। किसानों के मुताबिक कोर्ट ने सरकार को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। किसानों का आरोप है कि 2019 में कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिए थे, लेकिन तब से अब तक उनको मुआवजे की पूरी राशि नहीं दी गई। किसानों ने जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों से अपील की है कि वो पंचकुला के मोरनी स्थित टिक्कर ताल और अन्य पर्यटन स्थलों की वीडियो बनाकर लोगों को इस बारे में बताएं, ताकि वो हरियाणा में पर्यटन क्षेत्र और संस्कृति के बारे में जानकारी लें। पर्यटन दिवस के मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोरनी में कई स्थान ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है।
उन्होंने बताया कि कृष्णा सर्किट में भी सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि इसी के साथ हरियाणा में एक ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है जिसमें प्रदेश के निवासी बाहर से आने वाले पर्यटकों को किराए पर रख सकेंगे। इससे पर्यटकों की सस्ती जगह मिलेगी और लोगों की भी आमदनी बढ़ने के साथ साथ उन्हें हरियाणा की संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा। करनाल में पुलिस ने एंटी नारकोटिक शाखा को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने लाखों रुपए की नशे की खेप के साथ एक नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया धर्मवीर नाम का नशा तस्कर पिछले 5 सालों से नशे की तस्करी कर रहा था। वहीं इस नशा तस्कर के तार दिल्ली गाजियाबाद से जुड़े बताए जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर एंटी नारकोटिक्स शाखा के इंचार्ज मोहनलाल ने बताया कि नशा तस्कर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बुधवार को इसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अंबाला में IELTS कोचिंग सेंटर्स इन दिनों MHA की गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोविड की परवाह किए बगैर ये सेंटर चल रहे हैं और बच्चों की जान आफत में डाल रहे हैं। अंबाला में प्रशासन ने एक साथ कई जगह IELTS सेंटर्स पर दबिश दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बच्चों को कोचिंग दी जा रही है, जबकि कोचिंग क्लास लगाने के सरकार या प्रशासन की कोई आदेश है ही नहीं। अंबाला कैंट में इंग्लिश इंटरनेशनल पर पुलिस को 2 क्लास चलती हुई मिली, जिसके बाद इंग्लिश इंटरनेशनल के मालिक को महेश नगर थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बहादुरगढ़ तहसील में 43 दिनों से एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। सरकार ने 17 अगस्त से ग्रामीण और 31 अगस्त से शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। बावजूद इसके न तो ग्रामीण क्षेत्र का टोकन कट रहा है, न ही शहरी क्षेत्र का टोकन कट रहा है। टोकन नहीं कटने के कारण रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। रजिस्ट्री न होने के कारण लोग परेशान हैं। वहीं इस मामले में SDM का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर के कारण दिक्कतें आ रही हैं। जल्दी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा ताकि रजिस्ट्री हो सके। रजिस्ट्रियां बंद होने से प्रदेश सरकार को अकेले बहादुरगढ़ से ही करीब 40 से 50 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। सोनीपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इनामी बदमाश देवेंद्र को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी ने 4 हत्याओं की बात को कबूल किया है। इसी के साथ लूट और अवैध हथियार संबंधी आधा दर्जन वारदातों का खुलासा भी किया गया। पुलिस ने बदमाश को रिमांड पर लिया है। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान बदमाश अन्य घटनाओं का भी खुलासा कर सकता है। गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर ने आपराधिक वारदातों में शामिल हुए 12 लोगों के हथियार रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। पूरे मामले को लेकर DCP हेडक्वार्टर का कहना है कि ऐसे 12 गन लाइसेंस धारकों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। DCP हेडक्वार्टर ने कहा कि अगर आगे भी तमाम गन लाइसेंस धारकों के खिलाफ ऐसी कोई भी शिकायत सही पाई गई तो उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। फतेहाबाद के गांव नकटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम का विरोध करने और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामान को आग के हवाले करने के मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने रतिया के SMO डॉक्टर भरत की शिकायत पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 186, 147, 149, 269 के तहत मामला दर्ज किया। इसी के साथ आरोपियों पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। फतेहाबाद के DSP अजैब सिंह का कहना है कि डॉक्टरों को पुलिस की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इस मामले में फतेहाबाद के SP ने जिले के सभी अध्यक्षों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फटाफट हरियाणा में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।